नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे के दूसरे और आखिरी दिन की। क्या कुछ खास है? जो शिखर सम्मेलन होना है दोनों देशों के बीच, उसमें क्या कुछ खास रह सकता है? और इसके बाद आज शाम प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया भी रवाना हो रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने वहां भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए मॉस्को में क्या कुछ खास कहा है, तो सबसे पहले इसी पर बात करेंगे। और उसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि पश्चिम बंगाल में जो महिलाओं पर अत्याचार का मामला है, वो एक के बाद एक घटनाएं सामने आती जा रही हैं, लेकिन ममता सरकार डिनायल मोड में है। और सिर्फ डिनायल मोड में ही नहीं है, संदेश खाली समेत तमाम मुद्दों को ममता सरकार क्या कुछ सच छिपाना चाहती है? यह बात इसलिए हो रही है क्योंकि संदेश खाली की जो मामले की सीबीआई जांच है, उसको ममता सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, सीबीआई जांच तो जारी रहेगी। याद कीजिए किस तरह से जो मुख्य आरोपी शेख शाहजहां है, उसको भी सीबीआई को सौंपने में अदालत के आदेश के बावजूद ममता सरकार ने कितनी नानुकुर किया था। तो क्या कुछ सच को छुपाना चाहती है ममता सरकार? इसी पर खास चर्चा होगी। और इसके बाद बात करेंगे तमिलनाडु में दलितों पर हुए अत्याचार की। आज बीजेपी ने हमला बोला है स्टालिन सरकार पर, और विपक्ष के लोगों से कई सवाल पूछे हैं। और फिर बात करेंगे झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन एक बार तो फिर से बन गए, चंपई सोरेन को हटाकर। लेकिन जो जमानत मिली हाई कोर्ट से, उसको अब सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने चुनौती दी है। तो कि इतनी जल्दी क्या थी? एक तो हाई कोर्ट से जमानत मिली थी, सुप्रीम कोर्ट से नहीं। और दूसरी बात, जमानत ही तो थी। तीसरी बात, कुछ ही महीने का तो कार्यकाल है झारखंड विधानसभा का। फिर भी हेमंत सोरेन इंतजार नहीं कर पाए, चंपई सोरेन को हटाकर खुद बन गए। तो अब नया संकट सामने आया। इस पर होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को में भारतीय समुदाय से बात करते हुए गिनाई उपलब्धियां। कहा 10 वर्षों में देश के विकास की रफ्तार से दुनिया हैरान। डिजिटल ट्रांजैक्शन को बताया विश्वसनीय मॉडल। सरकार का लक्ष्य तीसरे टर्म में भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। भारत और रूस के बीच शिखर वार्ता आज। पीएम मोदी को वार्ता से दोस्ती और भी मजबूत होने की उम्मीद। दूसरे विश्व युद्ध में शहीद रूसी सैनिकों की याद में बनाए गए स्मारक पर अर्पित की पुष्पांजलि। राष्ट्रपति पुतिन के साथ एटम प्रदर्शनी केंद्र का भी दौरा। रूस के बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया दौरे पर आज शाम पहुंचेंगे वियना। 40 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ऑस्ट्रिया यात्रा। तमिलनाडु में दलितों के खिलाफ बढ़ते अत्याचार को लेकर भाजपा हमलावर। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने कहा, बढ़ते मामलों को लेकर एससी आयोग से मिलेगा भाजपा का प्रतिनिधिमंडल। डीएमके सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह असफल। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में कुछ लोग एक लड़की को बेरहमी से लाठी डंडों से पीट रहे हैं। तो बीजेपी ने ममता सरकार पर एक बार फिर से बोला हमला। हाथरस मामले में एसआईटी की जांच रिपोर्ट आई सामने। दुर्घटना के लिए कार्यक्रम आयोजक मुख्य रूप से जिम्मेदार। एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 6 निलंबित। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से घटना की स्वतंत्र जांच की मांग की। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट का किया पर्दाफाश। एक डॉक्टर समेत करीब 7 गिरफ्तार। बांग्लादेश से जुड़े हैं रैकेट में शामिल लोगों के तार। और भारी बारिश के कारण मुंबई सहित कई जगहों पर स्कूल कॉलेज बंद। घर से बाहर ना निकलने की हिदायत। उत्तराखंड में भी हाल बेहाल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा।
वहीं राजस्थान के कई हिस्सों में भी तेज बारिश, तो असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर। ये थे इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से, और सबसे पहले आज बात प्रधानमंत्री के रूस दौरे के दूसरे दिन की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है, और आज शाम रूस का दौरा पूरा करके प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया भी जाएंगे। कल मॉस्को में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ था, और राष्ट्रपति पुतिन ने अपने आवास पर प्राइवेट डिनर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉस्को में भारतीय समुदाय से बात करते हुए उपलब्धियां गिनाई। पीएम ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश के विकास की तेज रफ्तार से दुनिया हैरान है। अपने तीसरे कार्यकाल में 3 गुनी रफ्तार से हम काम कर रहे हैं, पीएम मोदी ने खासतौर पर यह बात कही भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए। साथ ही पीएम ने कहा, सरकार का लक्ष्य तीसरे टर्म में भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में हो रहे डिजिटल ट्रांजैक्शन को बताया विश्वसनीय मॉडल। भारत और रूस के बीच शिखर वार्ता, पीएम मोदी को वार्ता से दोस्ती और मजबूत होने की उम्मीद। पीएम मोदी ने क्रेमलिन में अज्ञात सैनिक की कब्र पर अर्पित की पुष्पांजलि। साथ ही राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी ने एटम प्रदर्शनी केंद्र का भी किया दौरा। रूस के बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया दौरे पर आज शाम पहुंचेंगे। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। पिछले 40 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की हो रही है ये पहली ऑस्ट्रिया यात्रा माफ कीजिएगा। तो आज दूसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का। कल मॉस्को में पीएम मोदी का बड़ा जबरदस्त स्वागत किया था। रूस की तरफ से स्वागत हुआ था, साथ ही भारतीय समुदाय ने भी स्वागत किया था। और कुछ जो महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट डेटा है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि भारत और रूस के जो संबंध हैं, सुरक्षा सहयोग, रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग हैं, उसमें क्या कुछ खास हैं, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। तो भारत रूस की मजबूत साझेदारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रशंसा भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में दोस्ती की गर्मजोशी और आपसी विश्वास जारी है। हमारे रिश्तों की दृढ़ता अनेक बार परखी गई है, और हर बार हमारी दोस्ती बहुत मजबूत होकर के उभरी है। भारत रूस की इसी दोस्ती के लिए मैं विशेष रूप से मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट पुतिन की लीडरशिप की सराहना करूंगा। उन्होंने 2 दशक से ज्यादा समय तक इस पार्टनरशिप को मजबूती देने के लिए शानदार काम किया है। बीते 10 सालों में मैं 6ठी बार रशिया आया हूं, और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। ये सारी मीटिंग ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को बढ़ाने वाली रही है। जब हमारे स्टूडेंट्स संघर्ष के बीच फंसे थे तो प्रेसिडेंट पुतिन ने उन्हें वापस भारत पहुंचाने में हमारी मदद की थी। तो मॉस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यह बात की, और साथ ही पीएम ने कहा कि देश ने 60 साल बाद जो विश्वास एक सरकार पर जताया है वो ऐतिहासिक है। किसी भी सरकार को तीसरी बार इस सेवा का मौका देना अभूतपूर्व है। ऐसे में उनकी सरकार की जिम्मेदारी है कि वे तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा परिश्रम करें और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा।
और ये भी एक संयोग है कि सरकार के कई लक्ष्यों में भी 3 का अंक छाया हुआ है। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में गरीबों के लिए 3 करोड़ आवास बनाना, 3 करोड़ घर बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को में हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। क्या कुछ खास है? हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। अमृत, जो कहते हैं ना कि कूटनीतिक संतुलन, यानी कि जो ये डिप्लोमेसी है उसमें बैलेंस जो है वो बहुत अहम होता है। प्रधानमंत्री मोदी का इस समय का जो रूस का दौरा है, जिस तरह के डेवलपमेंट्स हैं, रूस की जो इस समय स्थिति है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इसी को शायद कूटनीति कहते हैं। कितना अहम इस बार का ये जो शिखर सम्मेलन है दोनों देशों का, क्या कुछ खास रहने वाला है इसमें? मैं बताता हूँ क्या कुछ खास रहने वाला है। पर जो आपने बड़ी एक अहम बात की, डिप्लोमेटिक बैलेंस या कूटनीतिक बैलेंस, वो आता है आपकी जियो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से। आप किसी एक साइड पर झुके नहीं रहे या आप अपनी पोजीशंस लें। जैसे जब ये युद्ध शुरू हुआ या ये संघर्ष शुरू हुआ यूक्रेन रूस का, तो वेस्ट ने जो देश रूस से ट्रेड कर रहे थे उन पर सैंक्शंस की धमकी दी। भारत ने उसको बड़े डेफ्टली हैंडल किया। तेल खरीदा, 80 मिलियन मीट्रिक टन तेल आपने पिछले 1 साल में खरीदा रूस से, उस क्रूड ऑयल यहाँ रिफाइन किया और वही यूरोप को बेचा। तो अमेरिका ने आप पर सैंक्शंस नहीं लगाई, वेस्ट ने आप पर सैंक्शंस नहीं लगाई। उन्होंने नाराजगी जताई, उन्होंने अपने रिजर्वेशंस जताई, पर आपने उनको डेफ्टली हैंडल किया। तो वो एक जियो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो भारत असर्ट कर रहा है उससे आता है। खैर, आते हैं कि आज जो वार्ता होगी जी राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी में, उसमें क्या अहम रहने वाला है। पूरा इंटायर गैमेट ऑफ रिलेशनशिप डिस्कस होगा, ट्रेड से लेके सुरक्षा, रणनीतिक साझेदारी, आपका इंडो पैसिफिक, आपका बायलैटरल ट्रेड, आपका यूक्रेन रूस संकट, ये सब डिस्कस होगा। अहम जो चीज़ें रहेंगी, एक तो फूड सिक्योरिटी को लेके, जो फर्टिलाइजर सिक्योरिटी है। खरीफ सीजन चल रहा है, रबी अक्टूबर में आने वाला है। आपने फर्टिलाइजर्स का एक बड़ा जो एक्सपोर्टर है वो रूस है। आपने पिछले साल करीब 48 लाख टन फर्टिलाइजर्स रशिया से खरीदे। तो इसको आगे और कैसे बढ़ाया जाए, जो आपकी फर्टिलाइजर्स नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए, उस पर बात हो सकती है। दूसरी बात हो सकती है आपकी एनर्जी सप्लाईज की। जैसे मैंने कहा कि 80 मिलियन मीट्रिक टन तेल आपने क्रूड खरीदा, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स है। दूसरा, आपकी क्षमताएं हैं उसको रिफाइन करके दुनिया में आगे बेचने की। वो उस पर बात होगी कि क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन्स इस संकट के चलते डिसरप्ट हुई हैं, तो इसको लगातार कैसे सिक्योर किया जाए। तीसरा, ऑफ कोर्स यूक्रेन का मुद्दा जरूर आएगा और वहां पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पुतिन को ये कन्वे कर सकते हैं कि इसका समाधान आप जंग के मैदान में नहीं ढूंढ सकते, इसको आपको कूटनीति और बातचीत के थ्रू ही ढूंढना पड़ेगा। और चौथी एक छोटी सी बात मैं कर दूं इससे पहले कि आप अगला सवाल पूछें। न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन को आप आगे कैसे लेके जाएं। आप जानते हैं कि कुडानकुलम में 2000 मेगावाट के प्लांट यूनिट्स ऑलरेडी चल रहे हैं। 2 कंस्ट्रक्शन स्टेज पे हैं, एडवांस स्टेज पे हैं। ये रूस की मदद से ही आप चला रहे हैं। तो इसमें एक लगातार सप्लाई चेन बनी रहे, इस पर प्रधानमंत्री टच अपॉन कर सकते हैं। एक और मुद्दा बड़ी चर्चा में अमृत,
और वो है कि रूस की सेना में कुछ भारतीयों की मर्जी के विरुद्ध कुछ एजेंसियों के द्वारा भर्ती कर देना, यूँ कहें धोखे से भर्ती कर देना, जिसमें कि उन्होंने पिछले दिनों कुछ वीडियो वगैरह भी जारी किए थे। इसकी भी बड़ी चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र राष्ट्रपति पुतिन के साथ किया है। और इस मामले में जैसे कि हमने देखा है कि कई बार कई जगहों पर जब हमारे देश के लोग फंस जाते हैं तो जो रणनीति, जो कूटनीति है, कूटनीति के सहारे उनको बचाने का काम पहले भी होता रहा है। और इस मामले में भी कुछ डेवलपमेंट है क्या? जी, क्योंकि जो ड्यूप करके या जिनको गलत झांसा दे के रशियन मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू अनस्क्रूपलस एजेंट्स ने रिक्रूट करवा दिया था, तो उन्होंने वहाँ पर जाके उनको बताया यहाँ कुछ गया था, वहाँ पर जाके उनको काम कुछ और दे दिया, युद्ध में झोंक दिया गया। तो उसमें से करीब 10 इंडियंस वापस आए हैं। कुछ और तादाद है इंडियंस की करीब 30 या 40 जो अभी भी वहाँ हैं। तो ये समझा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात राष्ट्रपति पुतिन के साथ उठाई और राष्ट्रपति पुतिन ने उनको आश्वासन दिया कि हमारी मिलिट्री आपके नागरिक बिल्कुल उनकी विशेष के अगेंस्ट यूज नहीं करना चाहती और इनकी जल्द रिहाई और मुल्क वापसी का आश्वासन दिया है। जी बिल्कुल। आपसे एक चर्चा ऑस्ट्रिया दौरे पर भी ज़रूर बनती है, और वो इसलिए क्योंकि देखिए 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये दौरा हो रहा है, ऑस्ट्रिया दौरा। तो इस ऑस्ट्रिया दौरे में क्या कुछ खास रह सकता है? इतने लंबे समय बाद भारत के प्रधानमंत्री का ये दौरा हो रहा है। अमृत, ये बड़ा दिलचस्प दौरा है ऑस्ट्रिया का। छोटा सा मुल्क है यूरोप का ऑस्ट्रिया। एक तरफ आप रूस जाते हैं, तो जब आप रूस जाते हैं तो ऑब्वियसली यूरोप और वेस्ट को का एक रिएक्शन होगा। केयरफुली चूज किया गया है क्योंकि ऑस्ट्रिया यूरोप का पार्ट तो है पर नॉन नेटो मेंबर है। ये एक अहम बात है। तो मेरा ख्याल है कि एक जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग भी है, कूटनीतिक सिग्नलिंग भी है। दूसरा बायलैटरल रिलेशंस हैं। आपके करीब $3 बिलियन का आपका ट्रेड है, हालांकि पोटेंशियल बहुत है कई क्षेत्रों में। वो एक हाईटेक पार है ऑस्ट्रिया। बड़ा खूबसूरत देश है, बड़ी हिस्ट्री है, बड़ा इतिहास है वहाँ। और उन्होंने अपनी जो इतिहासकारी मतलब जो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैं उनको बचा के बड़े खूबसूरत तरीके से रखा हुआ है। तो आपका टूरिस्ट फ्लो काफ़ी है। करीब 1.5 लाख टूरिस्ट एक साल में इंडियंस जाते हैं। मैं आज एम्बेसडर को सुबह मिला था, जो ऑस्ट्रियन एम्बेसडर हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने मुझे बताया कि भारत, उनकी मिशन ने दुनिया की किसी भी मिशंस में से ज़्यादा वीज़ाज इशू किए हैं। कहने का मतलब ये है कि भारतीय टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा तादाद में ऑस्ट्रिया जाते हैं। दूसरा, आपके पास IT स्किल्ड मैन पावर है। वो माइग्रेशन मोबिलिटी के तहत आप दोनों कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, रेलवेज में, स्मार्ट सिटीज़ में। तो ये सब कोऑपरेशन की जो संभावनाएं हैं वो तलाशी जाएंगी जब उनके फेडरल चांसलर और भारत के प्रधानमंत्री की मीटिंग होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमृत जुड़ने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस और ऑस्ट्रिया दौरे पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह जुड़े थे और विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा। और वो आज की खास चर्चा ये होने वाली है कि पश्चिम बंगाल से लगातार महिलाओं पर अत्याचार के वीडियो आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी डिनायल मोड में हैं और कहीं ना कहीं क्या सच को छुपाने की भरपूर कोशिश करती हैं क्या? इसी पर आज की खास चर्चा होगी। बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। शैतान
स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम करेंगे खास चर्चा कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार कब थमेगा, ममता बनर्जी सरकार डिनाइल मोड से कब निकलेगी और क्या इस तरह की जो मामले होते हैं उसमें सच को उजागर करने से रोकना वो बंद करेंगी। तो पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं लगातार जारी हैं और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर इसके आरोप भी लग रहे हैं। इस तरह के घटनाओं के जितने ये देखिए एक वीडियो, तो ये ताज़ा वीडियो आप देखिए ज़रा, कैसे कैसे वीडियो आते हैं, हम आपको पूरा वीडियो दिखा भी नहीं सकते। घटनाओं पर टीएमसी की ममता सरकार समेत पूरे विपक्षी इंडी गठबंधन की चुप्पी पर सवाल तो बनता ही है। ममता सरकार का डिनाइल मोड जारी है। अत्याचार की घटनाओं को सरकार ने बताया छिटपुट हिंसा और आपसी रंजिश, ये बता के निकल जाती है सरकार। लेकिन पश्चिम बंगाल से लगातार आ रहे हैं इस तरह के वीडियो, महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं लगातार हो रही हैं उजागर। इस बीच संदेश खाली मामले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को करारा झटका दिया। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा दिए गए सीबीआई जांच के फैसले को चुनौती देने के लिए ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी और पूछा कि क्यों रोकना चाहते हैं इस तरह का सीबीआई जांच, मकसद क्या है। तो सवाल बनता है और वो सवाल यह है कि क्या ममता सरकार संदेश खाली के सच को उजागर होने से रोकना चाहती है। आखिर संदेश खाली में सीबीआई जांच से ममता बनर्जी सरकार को क्या ऐतराज है। पश्चिम बंगाल वो राज्य जहां महिला मुख्यमंत्री हैं, एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए भी क्यों हो रहा है महिलाओं पर ऐसा अत्याचार। तो राज्य में महिलाओं पर अत्याचार के मामले पर मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक बार फिर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करके बंगाल में महिला अत्याचार का मुद्दा उठाया। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर महिला की पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इस वीडियो में, वायरल हो रहे इस वीडियो में कुछ लोग एक लड़की को बेरहमी से लाठी डंडों से पीट रहे हैं। तो ममता सरकार मां माटी मानुष नहीं, केवल बलात्कारी, भ्रष्टाचारी और बम धमाके करने वालों की बचाओ सरकार है, ये शहजाद पूनावाला कह रहे हैं। और साथ ही शहजाद पूनावाला ने विपक्षी खेमे की चुप्पी पर भी अफसोस जताया, कहा पूरा का पूरा इंडी गठबंधन चुप है। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले नेता इस पर चुप क्यों हैं। तो बीजेपी लगातार यह सवाल उठा रही है। पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने क्या कुछ कहा इस मामले पर कि ममता सरकार मां माटी मानुष नहीं बल्कि केवल बलात्कारी, भ्रष्टाचारी और बम धमाके करने वालों की बचाओ सरकार बन गई है। इसके साथ ही शहजाद पूनावाला ने विपक्षी खेमे की चुप्पी पर अफसोस जताया और कहा कि महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले नेता इस पर चुप क्यों हैं। एक और तालिबानी वीडियो सामने आया है। इस बार चोपड़ा के बाद ये वीडियो आया है जिसमें दिखाई दे रहा है कि एक महिला को बेरहमी से पीटा जा रहा है, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का बहुत करीबी है। बताइए, इस प्रकार की घटना लगातार हो रही है। तालिबानी मुझे चाहिए, ये टीएमसी का मतलब बन चुका है और टीएमसी के विधायक नेता इसको डिफेंड भी करते हैं। पहले भी चोपड़ा वाली घटना को भी किया, संदेश खाली में जो हुआ उसको भी डिफेंड किया। सुप्रीम कोर्ट ने संदेश खाली पर फटकार लगाई है ममता दीदी की सरकार को। आज ममता दीदी की सरकार में मां माटी मानुष नहीं, केवल बलात्कारी बचाओ, भ्रष्टाचारी बचाओ और बम ब्लास्ट करने वाले लोगों को बचाओ बन चुका है। टीएमसी मतलब तालिबानी मुझे चाहिए, इसका परिचय है। पर दुख की बात यह है कि जो महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बोलते हैं, कुछ लोग मणिपुर पहुंच जाते हैं, राहुल गांधी, वो जाएंगे क्या, मिलेंगे इस महिला से। साथ ही भाजपा के नेता तरुण चुग ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता ने चंद वोटों के लिए तालिबानी नियम को बंगाल में लागू कर दिया है। अमरावती नॉर्थ 24 परगना की जो वीडियो देखने को दिखी है वो बहुत दुखद है। ऐसे लगता है कि ममता बनर्जी ने चंद वोटों के लिए तालिबानी रूल्स को बंगाल में चालू कर दिया है, उसको लागू कर दिया है। न्याय व्यवस्था चरमरा चुकी, लोगों का पुलिस प्रशासन से विश्वास उठ चुका है और वहां कंगारू कोर्ट चलाए जा रहे हैं जिनके ऊपर टीएमसी का आशीर्वाद है, ना खाता ना बही। जो तालिबानी सोच कहे वही सही, ये नहीं चलेगा। तो ये मुद्दा है और इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉस्को में क्या कुछ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देने और उसके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए
एटम सेंटर का दौरा किया, जो हम आपको बता रहे थे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एटम केंद्र का दौरा करने वाले हैं। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मॉस्को में उसी एटम केंद्र का प्रधानमंत्री ने दौरा किया है और उस एटम केंद्र पर जाकर के वहाँ पर जो विशेषज्ञ हैं, वहाँ पर जो लोग हैं, उनसे प्रधानमंत्री चीज़ों को समझ रहे हैं इस एटम केंद्र का दौरा करके। ये तस्वीरें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे हैं और इस एटम केंद्र की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानकारी ले रहे हैं। तो एटम केंद्र का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मॉस्को में, और ये तस्वीरें आप उसी की देख रहे हैं। और ये जो एटम केंद्र है, ये इसका दौरा प्रधानमंत्री का कितना महत्वपूर्ण है और इस एटम केंद्र की क्या कुछ खासियत है, इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमृत, ये एटम केंद्र का दौरा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल तो था ही, तो प्रधानमंत्री ने यह दौरा किया है, क्या कुछ खास है इस एटम केंद्र के दौरे में और इस एटम केंद्र की क्या विशेषता है? देखिए, एसेंशली आप एक सिग्नलिंग कर रहे हैं इसको चूज करके कि आप जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको आप पीसफुल पर्पसेस के लिए यूटिलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी आशंका ये जताई जा रही थी कि क्योंकि रूस के पास न्यूक्लियर हथियार हैं तो क्या यूक्रेन पर कोई न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। तो रशियंस ने इंसिस्ट किया था कि प्रधानमंत्री मोदी इसको क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के लीडर हैं, तो इसको अगर विजिट करेंगे तो एक तरह की दुनिया को सिग्नलिंग होगी कि रूस जो न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूजेस पर की एडवोकेसी करता है। तो प्रधानमंत्री असेंशली इस, जैसे आपने देखा इन विजुअल्स में कि इंटरैक्ट किए और उनको ब्रीफिंग दी गई और राष्ट्रपति पुतिन खुद उनके साथ मौजूद थे, तो उनको एक तरह से ब्रीफ किया गया कि ये कैसे यूज करते हैं अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को। और क्योंकि इंडिया और भारत और रूस की भी एक न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर पार्टनरशिप है, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की, तो भारत ने जो कुडानकुलम न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो उसके रूस की मदद से बनाए हैं। दो रिएक्टर्स 1000 मेगावाट के तो ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, दो और एडवांस स्टेजेस पे हैं। तो ये सिग्नलिंग है, ये सिंबलिज्म है। मैं आपके पास लौटता हूं, आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहिएगा, आपके पास अभी लौटता हूं। कुछ जानकारी देते हैं इस एटम प्रदर्शनी केंद्र के महत्व पर। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देने और परमाणु का उपयोग नागरिक क्षेत्र में बढ़ाने के लिए इस एटम सेंटर की भूमिका बड़ी अहम है। रूस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को स्थित इसी एटम सेंटर को देखा, जिसकी तस्वीरें आप अभी देख रहे हैं, और राष्ट्रपति पुतिन भी इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहे। ये देखिए किस तरह से उस मॉडल का भी अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन के साथ। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह जुड़े हुए हैं। अमृत, हम बात कर रहे थे इस एटम प्रदर्शनी केंद्र की अहमियत की, इसकी खासियत की, जो कि मॉस्को में स्थित है। इसमें तमाम चीज़ें जो कि परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल से जुड़ी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जो अब तक जिसे कहते हैं कि मानव सभ्यता को एटम के बारे में, उसके उपयोग के बारे में जितनी जानकारी है, लगता है कि ये सारी चीज़ें इसमें समाहित हैं। अमृत, आप हमारे साथ बने हुए हैं? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है, बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप याद करें तो रशिया ने प्रपोज किया था कि इंडिया टेक्नोलॉजी को वो टेक्नोलॉजी देने को तैयार है और बिल्ड और ऑपरेट करने को तैयार है, जो लो पावर न्यूक्लियर पावर जनरेशन फ्लोटिंग प्रोजेक्ट्स हैं।
आज जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन फॉर्मल टॉक्स करेंगे समिट में, तो ये उसका एक अहम हिस्सा होने वाला है, क्योंकि जो जनरल रोसेटॉम जो ये रोसेटॉम जो सेंटर है जिसको प्रधानमंत्री ने अभी कुछ देर पहले विजिट किया, ये एसेंशियली जैसे आपने बताया कि रिसर्च न्यूक्लियर एनर्जी पर कि न्यूक्लियर एनर्जी कैसे यूटिलाइज की जाए पीसफुल पर्पसेस के लिए। हालांकि आप न्यूक्लियर एनर्जी यूज करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी और डिफेंस के लिए भी। आपने एक रशियन सबमरीन लीज पे ली हुई है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन लीज पे ली हुई है। तो आपकी जो कोऑपरेशन है वो एटॉमिक एनर्जी की सिविल के क्षेत्र में भी है, डिफेंस के क्षेत्र में भी है। पर युद्ध के लिए या डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए या बम बनाने के लिए ना आप वकालत करते हैं और रशिया भी यही कहता है। हालांकि उसके पास न्यूक्लियर आप दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स हैं, आप दोनों के पास ही न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, पर आप दोनों ये कहते हैं कि ये हम यूज नहीं करेंगे। और तो आज का ये जो दौरा था वो एसेंशियली प्रधानमंत्री ये जानना चाह रहे थे और देखना चाह रहे थे कि कैसे रशिया ने न्यूक्लियर एनर्जी को एक एनर्जी सिक्योरिटी न्यूक्लियर पावर को एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से कैसे उस पर आगे बढ़ पाई है और भारत कैसे उस राह पर चल सकता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो ग्रीन एनर्जी है, आपका फॉसिल फ्यूल नहीं है। तो अगर आप क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे एड्रेस कर रहे हैं तो न्यूक्लियर पावर्ड एनर्जी सिक्योरिटी लाना एक बहुत अहम रोल उसमें प्ले करता है। और जिस तरह से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एटम प्रदर्शनी केंद्र का दौरा कर रहे हैं, वहाँ की चीज़ों को समझ रहे हैं, क्या इस बार की शिखर सम्मेलन में, दोनों देशों के शिखर सम्मेलन में इससे जुड़ा हुआ भी कुछ, इससे जुड़ा हुआ चर्चा, इससे जुड़ी कोई समझौता, कोई MOU, ये सब भी कुछ हो सकता है क्या टेक्नोलॉजी को लेकर के, एटम टेक्नोलॉजी को लेकर? अमृत बिल्कुल, बहुत अहम अब समझौता होता है कि नहीं वो देखना होगा कि क्या क्या MOU साइन होते हैं, पर इस पर बातचीत जरूर होगी दोनों लीडर्स के बीच में, क्योंकि कुडानकुलम के जो 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो अपने एडवांस स्टेजेस पे हैं। तो प्रधानमंत्री चाहते हैं कि अगर आपको एनर्जी अपनी नीड्स को मीट करना है और उनको जैसे ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हुई हैं, अगर एनर्जी की आपने सिक्योरिटी को मेंटेन करना है तो कैसे लगातार वहां से आपको टेक्नोलॉजी, आपको यूरेनियम, आपको लो पावर्ड रिएक्टर्स ये लगातार मिलते रहें और ये कोऑपरेशन आपकी बढ़ती रहे। तो इस पर जरूर विस्तार से दोनों लीडरशिप के बीच में बात होगी आज की जो शिखर वार्ता है उसमें। और जिस तरह से कि जो परमाणु ऊर्जा है उसके शांतिपूर्ण इस्तेमाल को लेकर भारत भी लगातार कोशिश कर रहा है, भारत में इस्तेमाल हो भी रहा है, लेकिन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए, क्या रूस की तरफ से उन टेक्नोलॉजीज को भारत लाने पर बात हो सकती है और उससे भारत को खास तौर पर जिसे कहते हैं कि एक सस्टेनेबल एनर्जी ऊर्जा उत्पादन में एक काफी बड़ी सहायता मिल सकती है? जी, ये आज की वार्ता का मुख्य बिंदु रहेगा। न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु एनर्जी लाना और वो टेक्नोलॉजी और यूज करना। प्रधानमंत्री क्योंकि रूस ऑलरेडी आपको ये टेक्नोलॉजी ऑफर कर चुका है, आप चाहेंगे कि इसके जो कॉन्टूर्स हैं वो वर्कआउट करें और आपकी जो न्यूक्लियर एनर्जी की कोऑपरेशन है, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी की सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन है, रूस उसका एक बड़ा हिस्सा है। और भी कुछ मुल्क हैं पर रूस उसका बड़ा हिस्सा है। कुडानकुलम आपका एक बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी 2000 मेगावाट के पावर यूनिट्स ऑलरेडी चल रहे हैं। पर भारत की जितनी आबादी है, भारत की जितनी जिस रेट पर भारत ग्रो कर रहा है, उस ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए या उस ग्रोथ को और बढ़ाने के लिए आपको ग्रोथ इंजन्स गजल करने होंगे, जिसके लिए आपको एसेंशियली एनर्जी सप्लाई चाहिए। और एनर्जी सप्लाई जब आप बात करते हैं कि हम दुनिया के क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको कैसे मिटिगेट किया जाए, हम उसमें आप एक ग्लोबल लीडरशिप प्ले करना चाहते हैं, तो आप अपने
अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना चाहते हैं। तो कार्बन फुटप्रिंट जिस हिसाब की अभी रिसर्च की स्थिति है दुनिया में, आप सोलर पावर, विंड पावर, इन पर रिसर्च तो हो रही है। आपने भी पहल की है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इतने बड़े लेवल पे लेके जाना और फ्रांस के साथ शुरू करना, पर आपको उस ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन का न्यूक्लियर एनर्जी आज भी सबसे बड़ा कंपोनेंट रहता है। तो आप न्यूक्लियर एनर्जी शांतिपूर्वक पूर्ण चीजों के लिए तो करें ही, पर एक बड़ी समस्या है फुकुशिमा के एक्सीडेंट के बाद कि कैसे आप इसको उसके सेफ गार्ड्स कर सकें। तो वो वैसी टेक्नोलॉजीज और वैसी रिसर्च के कल को अगर कोई दुर्घटना होती है, आपको भोपाल की आपने स्थिति देखी थी, उससे कई गुना भयानक स्थिति होगी, क्योंकि भोपाल केमिकल था और ये न्यूक्लियर पावर है। तो इसको ऐसी टेक्नोलॉजीज लाना जहां जिसमें इनबिल्ट सेफ्टी गार्ड्स हों। तो ये इसमें रूस ग्लोबल लीडर है। जैसे इस सेंटर में काफी कटिंग एज रिसर्च होती है जिसका दौरा प्रधानमंत्री ने किया। तो आज की वार्ता में ये मुख्य बिंदु रहेगा। जी, जिस तरह से अमृत, हम जानते हैं कि एक वो भी दौर रहा जब क्रायोजेनिक इंजन भारत को खुद बनाना पड़ा, क्योंकि उस समय पश्चिमी देशों का दबाव था, लेकिन अब जाकर ऐसा लगता है कि दौर बदल गया है और अब रूस से इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो भारत को आसानी से मिल सकती है। जी, अब तो आपने थ्रेशोल्ड पार कर लिया ना, अब तो आपने न्यूक्लियर टेस्टिंग कर ली, अब आप घोषित न्यूक्लियर पावर हैं। तो अब आप पर जो रिस्ट्रिक्टिव रेजीम्स लागू होती थी, वो आपने धीरे धीरे करके कूटनीति के सहारे दुनिया को कन्विंस किया और अपनी मंशा साफ की कि देखें, हम इसको कहीं किसी के अगेंस्ट नहीं यूज करना चाहते, पर हम एक पैरिटी लाना चाहते हैं। बाकी आपका जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ओपन है दुनिया को देखने के लिए कि आप उस पर कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो रूस उसका एक अहम हिस्सा है और भारत की रूस ने लगातार इस पे मदद की है। और प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पुतिन से यही आह्वान करेंगे कि ये जो पार्टनरशिप है ये लगातार चलती रहे और आगे और इसको मजबूत कैसे किया जाए। ठीक है अमृत, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये एटम प्रदर्शनी केंद्र का दौरा किया है और इस दौरे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब हम करेंगे आज की जो हमारी खास चर्चा है कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही है। ममता बनर्जी की सरकार डिनायल मोड में है, तो बीजेपी कई सवाल पूछ रही है। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी, MDH ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से, एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी, अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। स्वागत है ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं DD न्यूज पर इस वक्त। और जैसा कि हमने बताया था आपको कि आज की हमारी खास चर्चा पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हो रहे लगातार अत्याचार पर है। तो जो मुख्य बातें हैं वो हम आपको बता चुके हैं, अब इस पर हम खास चर्चा करते हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाश चंदेलिया जी, एडिटर राष्ट्रीय महानगर कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रकाश चंदेलिया जी। साथ में हमारे साथ टीएमसी के समर्थक भी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं आज सौरभ सिकदर्जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत। आज सौरभ सिकदर जी हमारे साथ स्टूडियो में ही यहीं दिल्ली में मौजूद हैं। आमतौर पर कोलकाता से जुड़ते हैं, लेकिन आज यहीं पर हैं। साथ में आगे हम कोशिश करेंगे कि शौमित घोष हैं जो टीएमसी के समर्थक हैं, उनको भी ज़रूर हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमारी कोशिश तो ये रहती है कि ऐसी घटनाओं पर टीएमसी के लोग खुद आकर प्रवक्ता बात रखें तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन कई बार वो नहीं आना चाहते हैं ऐसी घटनाओं पर, तो टीएमसी के समर्थक आते हैं। हम कोशिश करेंगे उनको जोड़ने के। फिलहाल मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं प्रकाश जी के साथ। प्रकाश जी, ये लगातार इस तरह की घटनाएं, इस तरह के वीडियो आते रहते हैं और ममता सरकार लगातार डिनाइल मोड में कि नहीं ये तो छिटपुट है, ये तो आपसी रंजिश की बातें हैं,
वो मोहल्ले की घटनाएं टाइप से हैं, लेकिन ये जो वीडियो है ये क्या कह रही हैं? इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं तो ये लगता तो यही है कि वहां पर कुछ ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं जो कि उस तरह की तालिबानी मानसिकता रखते हैं सजा देने के मामले में और महिलाओं से व्यवहार के मामले में। लालचंद जी, ये सरकार ऐसी घटनाओं पर हमेशा डिनायल मोड में रहती है और सच्चाई तो यह है कि संदेश खाली की घटना जब से हुई थी तब से सरकार की कलई खुल गई थी। शुरुआत में सरकार ने इसका विरोध किया, उसके बाद में कहा कि इस घटना का कोई महत्व नहीं है। फिर जब देखा कि हजारों महिलाएं सड़क पर आ गई हैं, उनके साथ में तृणमूल के ही गुंडे जो वहां के मस्तान हैं, जो पार्टी के पोस्ट होल्डर्स हैं, वो अपने पार्टी के कार्यालयों में बुला करके महिलाओं के साथ में कुकर्म किया करते थे, उनको बाध्य किया करते थे, उनकी इज्जत लूटा करते थे। उस समय से यह स्पष्ट हो गया था कि सरकार का कहीं न कहीं परोक्ष रूप से इनको हाथ है। अभी जो फिलहाल वीडियो चल रहा है, ये घटना संभवतः कामारहाटी की है, जहां पर एक युवक को इस प्रकार पीटा जा रहा है जैसे कि कोई जूट की बेलियां हैं, उसके ऊपर से लाठियां बरसा करके उसका पानी हटाया जा रहा है। ये इस प्रकार की दरिंदगी आज भी पश्चिम बंगाल में है, और उस पश्चिम बंगाल में है जहां महिला को करुणा की प्रतिमूर्ति कहा जाता है। ममता बनर्जी यहाँ की महिला मुख्यमंत्री हैं, मां माटी मानुष का इनका सरकार का नारा है, लेकिन इनकी दरिंदगी के इतने कारनामे आए हैं। और वो चोपड़ा की घटना अभी तक लोग भूले नहीं होंगे। उस घटना को देखने के बाद में भी लोग जो है वो आतंक में होंगे कि किस प्रकार से रोड पर सरे बाजार सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में तृणमूल के पोस्ट होल्डर्स इस प्रकार का काम कर सकते हैं। ये घटनाएं चल रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि साधारण आदमी ऐसी घटनाओं पर, लालचंद जी, पुलिस थाने में नहीं जा सकता, क्योंकि तृणमूल की उसको शह होती है। और दुर्भाग्य तो ये भी है कि तृणमूल के कार्यालयों में कई जगह ऐसी घटनाएं होती हैं, तृणमूल द्वारा पोषित क्लबों में ऐसी घटनाएं होती हैं। सौरभ सिकदर जी बैठे हैं, पूरे बंगाल का ये भ्रमण करते हैं, बंगाल की राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि राज्य में हाल के दिनों में जिस प्रकार से सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी के शासन में इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, पुरुष तो पुरुष, महिलाएं बहुत ज्यादा आतंकित हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग है। और दुर्भाग्य तो यह है, मैं एक आखिरी बात कहूंगा कि बंगाल का बुद्धिजीवी वर्ग जो बंगाल के बाहर कहीं भी इस प्रकार की घटना होती थी तो आवाज बुलंद करता था, वो इन तमाम घटनाओं पर खामोश बैठा है। ये इससे बड़े दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। ठीक है, अभी जब आप बात कर रहे थे प्रकाश जी, तो हम उसी घटना का वीडियो दिखा रहे थे, लेकिन वो वीडियो ऐसा विभत्स है कि उसे हमें दर्शकों को ब्लर करके दिखाना पड़ा। खैर, मैं सौरभ सिकदर जी, क्योंकि अभी टीएमसी के समर्थक जुड़े नहीं हैं, इसलिए मैं उनकी तरफ से बात रखता हूं, आप जवाब दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर उनका ये तर्क है कि भैया ये छिटपुट घटनाएं, इस तरह की घटनाएं होती हैं, दूसरे राज्यों में भी कई बार इस तरह की घटनाएं आ जाती हैं, छिटपुट घटनाएं, कभी कभार आपसी रंजिश का मामला होता है, बीजेपी इतना बड़ा बवाल क्यों बनाती है पश्चिम बंगाल की घटनाओं पर? देखिए, विरोधियों का एक ट्रेंड है, आप पश्चिम बंगाल का कुछ भी दिखाएंगे, कुछ भी चीजें सामने लाएंगे, तो वो आपको भारत भ्रमण पे लेके चला जाएगा। कभी मणिपुर, कभी उत्तर प्रदेश, कभी और कहीं। उस मुद्दे पे बात कोई नहीं करेगा। दूसरे स्टेटों में मैं ये नहीं मान रहा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दूसरे स्टेटों में नहीं होता। ठीक है, बंगाल और दूसरे स्टेटों में फर्क ये है, वहां तुरंत दोषियों के ऊपर कार्रवाई किया जाता है। कहीं पे मुख्यमंत्री खुद आके दोषियों को डिफेंड कर रहे हैं। अब एक ऐसे उदाहरण दिखा दीजिए, जब संदेश खाली का घटना हुआ, पूरा देश में ऐसा घटना तो और कहीं नहीं घटा। मुझे याद है ममता बनर्जी ने उन महिलाओं को ही झूठा करार दिया था, और बीजेपी का ममता बनर्जी ना केवल उन महिलाओं को झूठा करार दिया, विधानसभा में खड़े होके शेख शाहजहां को डिफेंड किया था। ईडी का जो टीम जब पहुंचते हैं, उसके ऊपर अटैक होता है। फिर जब पूरा सुप्रीम कोर्ट से लेके पूरा देश, मीडिया, होम मिनिस्ट्री सब जब प्रेशर क्रिएट करने लगते हैं, तो तब वो क्या करते हैं, मुख्यमंत्री को तो तुरंत उसको अरेस्ट करना चाहिए था। आप लोगों को याद होगा, विधानसभा में खड़ा होकर बोला था कि शाहजहां को फंसाया जा रहा है। उसके बाद जब सीबीआई उसको अरेस्ट करता है, हथियार के भंडार मिलते हैं, करीब करीब 2 महीने तो वो बिल्कुल फरार है। 2 महीने तो बिल्कुल शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया ही नहीं गया। और उसके बाद जब कोर्ट में इसका केस शुरू होता है, ये बेल वगैरह मांगते हैं, तो एक एक ऐसे तथ्य उठ के आता है कि आज मुख्यमंत्री के नाम पे शाहजहां का नाम नहीं है। और देखिए, जो मॉब लिंचिंग या ये जो घटना चोपड़ा, आप इसको अगर जियोग्राफिकली बंगाल को देखेंगे जी, तो माथा भांगा
वो है एक्सट्रीम नॉर्थ बंगाल में, चोपड़ा उससे थोड़ा नजदीक, और ये कामारहाटी जो हुआ है ये तो नवान्न से 15 किलोमीटर के अंदर है जहां से मुख्यमंत्री बैठते हैं। ये खास कलकत्ता में, मैं भी वहीं से आता हूँ, कोलकाता से काफी नजदीक, एकदम नजदीक है। और ये जो एयरपोर्ट है दमदम, ये दमदम लोकसभा में पड़ता है, कामारहाटी विधानसभा है ये। यहाँ का एक बाहुबली विधायक है मदन मित्रा, जो ये आपके शारदा के केस में 1.5-2 साल जेल में रह के, ठीक है। तो ये मदन मित्रा का एक पूरा ग्रुप है यहाँ जी। इसमें जो ये फोटो आप दिखा रहे हैं, इसमें एक व्यक्ति यहाँ पे दिख रहा है, इनका नाम है राहुल गुप्ता। अच्छा, कौन से वाले हैं इसमें? ये एकदम कोने में खड़ा है, जो ब्लैक वाले जैकेट, ये है राहुल गुप्ता। ठीक है। ये राहुल गुप्ता जो है ये वहां उगाई करते हैं, लोगों को धमका के पैसा लेता है, ये ऐसे सारे कारनामा वहां का लोगों के सामने में ये पिटाई हो रही है, उनके सामने जो पिटाई हो रही है कोने में दिख रहा है, जो हाथ जिसका दिख रहा है। आप देखिए फुल फ्रेम पर दिखा रहे हैं। ये राहुल गुप्ता जो है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। 2023 में मेरे पास फोटो है, मैं दिखा सकता हूँ ऑन कैमरा। 2023 में जब अभिषेक बैनर्जी मनरेगा का पैसा नहीं मिल रहा है बोल के मनरेगा को वर्कर को दिल्ली में ले आके यहाँ पे धरना दिए थे और बहुत सारे ड्रामा किए थे, ये मनरेगा वर्कर बन के आए थे दिल्ली। अच्छा। और ये तृणमूल कांग्रेस का पदाधिकारी है। जी जी जी। वहां का तृणमूल कांग्रेस का टाउन प्रेसिडेंट है शिवाशीष, इसके साथ रहते हैं। मैं नाम करके नेशनल चैनल में बैठ के नाम करके बोल रहा हूं। आप जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं। समझ रहा हूं। ये अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? ठीक है, मैं प्रकाश जी के पास चलता हूं, फिर आपके पास लौटूंगा। प्रकाश जी, देखिए टीएमसी के नेता, प्रवक्ता या समर्थक होते तो जरूर हम उनसे सवाल पूछते हैं, लेकिन एक बात दिखाई पड़ती है प्रकाश जी, संदेश खाली में घटना होती है, शेख शाहजहां 2 महीने के बाद अरेस्ट होते हैं। अरेस्ट होने के बाद हाईकोर्ट कहती है कि इनको सौंपिए, सीबीआई को इनको दीजिए, उसके बाद भी ममता सरकार नानुकुर करती है और पश्चिम बंगाल के लोगों के पैसे पर सुप्रीम कोर्ट चली जाती है कि सौंपना ना पड़े। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट कहता है तो फिर सौंपती है। यही अभी कल भी यही हुआ। संदेश खाली मामले की जांच सीबीआई करे या ना करे, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट चले गए कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ। आखिर ममता सरकार क्या छुपाना चाहती है प्रकाश जी संदेश खाली के सच को, और क्यों छुपाना चाहती है? लालचंद जी, कोर्ट ने कल जो फैसला दिया कि सीबीआई जांच होगी, उसके साथ एक बहुत कड़ी टिप्पणी भी की थी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार आखिर किसको बचाना चाहती है। इस बचाना शब्द के अंदर में ही सारी बातें निहित हैं। ये बचाना चाहती हैं अपने पुलिस की नाकामियों को। वो पुलिस जो इन तृणमूल के गुंडों को किसी भी हालत में कोई शिकायत करने जाए तो उसकी कोई शिकायत नहीं ले सकती है। अपनी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को, उन गुंडों को, जैसा भी सौरभ सिद्दर बता रहे थे, इन लोगों को पूरी छूट है। ये प्रोफेसर सौगत राय की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सांसदों में जिनका नाम है, और एक प्रोफेसर रहे हुए हैं, उनके संसदीय क्षेत्र की ये घटना है। आज पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर में ये जो वीडियो निकल करके सामने आ रहे हैं, ये साबित करता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार अभी किस मूड में है और अपने कार्यकर्ताओं की कितनी छूट दे रखी है। जगह जगह ऐसे आतंक मचे हुए हैं, महिलाएं, पुरुष कोई यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, और सबसे दुर्भाग्य इस बात का है कि कोई शिकायत लेकर के थाना में नहीं जा सकता। इन कार्यकर्ताओं की खुली छूट मिली हुई है, वो ये जो चाहे वो कर सकते हैं। ऐसे में एकमात्र आस उम्मीद की किरण अगर कहीं है तो वो कलकत्ता हाई कोर्ट से है या सुप्रीम कोर्ट से है, जो इस सरकार को ठीक है, उस चीज को लेकर के को नहीं मानेगी। ठीक, उस चीज को लेकर हो भी रहा है। लेकिन एक सवाल सौरभ सिकदर जी, आप देखिए कि किस तरह से मतलब ममता बनर्जी हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने पब्लिक मनी पर सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, तो किस काउज के लिए जाती हैं, किस कारण के लिए जाती हैं? शेख शाहजहां को सीबीआई को ना सौंपना पड़े, संदेश खाली की जांच सीबीआई से ना करानी पड़े। आप लोग इस पर क्या कुछ करने वाले हैं? क्योंकि ये तो पब्लिक मनी का दुरुपयोग है ना पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। बिल्कुल, हम ये शुरू से बोलते आ रहे हैं कि पब्लिक मनी जो है वो ममता बनर्जी अपना पैसा समझते हैं। एक किसको बचाने के लिए सरकार लड़ रहा है? महिला पर अत्याचार करने वाले, महिला पे अत्याचार करने वाले इलीगल आर्म्स डीलर जो है, इसके आरोप जिसके ऊपर है, ये जो रेशन घोटाला के पैसा में जिसका भागीदारी है, ऐसे एक आदमी को बचाने के लिए ममता बनर्जी और उनका सरकार लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके पब्लिक मनी से
सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो इसमें तो ये जाहिर होता है कि इसमें उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। ठीक है। और क्या छुपाना चाह रहे हैं जी, क्या चीज सामने आने वाला है जिसका डर उनको यही है? सवाल हम पूछ रहे हैं, यही सवाल हम पूछ रहे हैं। हम चाहते थे कि इन सवालों का जवाब देने के लिए टीएमसी के लोग आए, उनके प्रवक्ता आए या कम से कम समर्थक आए, लेकिन वो नहीं आए, वो जुड़े नहीं। हम समझ सकते हैं कि उनकी क्या परेशानी है, लेकिन एक बात है, वो आए या ना आए, जो जायज सवाल हैं वो उठाते रहना तो हम लोगों का कर्तव्य, उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है फिलहाल। तपन से माफ कीजिएगा, उनका नाम बिल्कुल आ जाता है क्योंकि बड़े वरिष्ठ नेता रहे हैं। सौरभ सिकदर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और प्रकाश चंदेलिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे तमिलनाडु में दलितों पर अत्याचार की। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और हम बारी करेंगे। अब हमारी बारी है तमिलनाडु से बड़ी खबर की, क्योंकि तमिलनाडु में इस समय दलित अत्याचार के मामले आ रहे हैं, तो बीजेपी हमलावर है। तो तमिलनाडु में दलितों के खिलाफ बढ़ते अत्याचार को लेकर भाजपा स्टालिन सरकार पर हमलावर है। वहां की एमके स्टालिन सरकार पर, डीएमके सरकार पर। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि डीएमके सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह असफल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया दिल्ली में उन्होंने। बढ़ते मामलों को लेकर SC आयोग से मिलेगा भाजपा का प्रतिनिधिमंडल, ये एल मुरुगन ने कहा, केंद्रीय मंत्री ने। तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने राहुल गांधी पर तमिलनाडु में हुए नकली शराब से मौतों को लेकर हमला बोला। कहां है राहुल? हाथरस जाने का रास्ता मालूम है, लेकिन तमिलनाडु जाने का रास्ता नहीं मालूम है? एल मुरुगन ने यह सवाल पूछा। दरअसल तमिलनाडु में जहरीली शराब से भी मारे जाने वालों में ज्यादातर लोग तो दलित समुदाय से ही थे, लेकिन राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं ने घटना पर चुप्पी साध रखी है। इसके साथ ही एक और घटना घटी अभी। तमिलनाडु के बीएसपी के राज्य अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या हुई। SC कम्युनिटी के बड़े नेता थे, उस पर भी विपक्ष बिल्कुल चुप रहा। तो सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने तमिलनाडु में हुए अवैध शराब मामले से 70 लोगों की हुई मौत पर राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को हाथरस जाने का रास्ता तो मालूम है, लेकिन तमिलनाडु जाने का रास्ता मालूम नहीं है। There was an incident in Kallakurichi, illicit liquor case. Almost nearly 70 people died in that incident. Almost more than 40 persons belongs to the scheduled caste community. The Rahul Gandhi or Mallikarjuna Kharge, they didn't visit there. Rahul Gandhi is going to Hathras or he is going to somewhere. Why he don't know way to Tamil Nadu or Kallakurichi? Whether he didn't know, whether he didn't forgot the Tamil Nadu? और एल मुरुगन ने डीएमके सरकार की कानून व्यवस्था को असफल बताते हुए कहा कि तमिलनाडु के शहरों में हत्या हो रही है। हर साल 2000 केस फाइल हो रहे हैं, लोग सुरक्षित नहीं है। तो क्या कुछ उन्होंने कहा है तमिलनाडु में दलितों की सुरक्षा को लेकर एल मुरुगन ने, आइए सुनते हैं। In January 2023, again a DMK functionary in Salem district, there is a temple festival. He is threatening the Dalit youth and he is abusing the Dalit youth. You don't enter the temple. So there is also no action. The Stalin took action and immediately within few months he revoked the action and he took again to join the DMK party. तो दिल्ली में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमला बोला। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी मौजूद थे, उनसे जोड़ते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ और कहा है। शैलेंद्र, कल हमने इस वक्त में जब खास चर्चा की थी तो ये सवाल हमने यहाँ से पूछा था कि हाथरस का रास्ता मालूम है राहुल गांधी को, तमिलनाडु का रास्ता मालूम नहीं है। आज पीसी में वही बात
एल मुरुगन कह रहे थे। क्या कुछ खास उन्होंने विपक्ष के नेताओं पर सवाल खड़े किए, क्या कुछ खास हमला बोला? लालचंद्र, देखिए, तमिलनाडु बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल वो अनुसूचित जाति आयोग और ह्यूमन राइट कमीशन के जाकर शिकायत करने गया है। जो दलितों के खिलाफ जो लगातार अत्याचार के मामले हैं, 2000 से ज़्यादा ऐसे मामले जो दर्ज किए गए हैं तमिलनाडु में, ये बीजेपी कह रही है। और बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो दर्ज भी नहीं किए गए। आरोप 3 है। पहला आरोप यह है कि कार्रवाई नहीं होती ऐसे मामलों पर, और कई मामलों में डीएमके के जो कार्यकर्ता हैं वो शामिल पाए गए। और हम जानते हैं कि जो हत्या हुई बसपा के राज्य प्रमुख की, उस पर बीजेपी का कहना है कि देखिए, ये भी एक उदाहरण है कि किस तरह से दलितों की हत्या बीते वर्षों में हुई है और उत्पीड़न हुआ है और अत्याचार हुआ है, और सीबीआई जांच की मांग बीजेपी करने जा रही है, ये कहा गया है। तो पहला आरोप यह है कि जो स्टालिन सरकार है वो आरोपियों को बचाती है। अगर मजबूरन कोई कार्रवाई करनी पड़ती है तो कुछ दिन बाद मामला रफा दफा कर दिया जाता है, और कानून व्यवस्था के मामले में पूरी तरह से असफल है। कांग्रेस नेताओं का उदाहरण दिया गया कि उन पर भी अत्याचार हुए, एआईडीएम के नेताओं पर अत्याचार हुए, दलितों पर तो अत्याचार हो ही रहे। और जो नक्सली शराब का मामला था, उसमें राहुल गांधी हाथरस गए, तमाम अन्य जगहों पर जाते हैं, कोई बयान भी नहीं दे रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि उसमें 30 दलित थे जो नकली शराब और जहरीली शराब से जो मौत हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया। समय की फिलहाल कमी है शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक सक्रिय विपक्ष के तौर पर तमिलनाडु में सामने आ रही है और इस तरह के मुद्दों को जोर शोर से उठा भी रही है। फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।